Hello, I'm Gaurav, and today we are going to study the second part of chapter Air, Weather and Climate. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास जो गैसेस होती हैं उनकी अलग अलग लेयर्स होती हैं जिन्हें हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स बोलते हैं। ये लेयर्स हमारे आसपास एक ब्लैंकेट का काम करती है और हमने इन लेयर्स की अलग अलग लेवल पे स्टडी की थी और हमने इस स्टडी में पाया कि ये लेयर्स एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटा बनाकर हमारे आसपास मौजूद होती हैं और हर लेयर की इंसान के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। इंसान ने हर लेयर को अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यूज़ किया है और ये लेयर्स हमारे लिए बून भी साबित हुई है और इंसान की कई गलतियों की वजह से ये लेयर्स हमारे लिए बेन भी प्रूव्ड हुई है। आज के चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के फिनोमेनों को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वेदर और क्लाइमेट के फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टडी। स्टूडेंट्स, वेदर और क्लाइमेट को पढ़ने से पहले आप एक बार इसके बेसिक डिफरेंस को समझिए। वेदर इज अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब वेदर किसी भी जगह के एक निश्चित समय पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताता है। एग्जाम्पल, जब आप सुबह सो के उठते हैं तब वेदर सनी होता है या फिर रेनी होता है या फिर कोल्ड होता है। दोपहर तक आते आते वेदर चेंज हो जाता है। शाम को आके हो सकता है फिर वेदर करवट ले और चेंज हो जाए। रात को ठंडा भी हो जाता है और कई बार रेनी भी हो सकता है। वेदर एक ऐसा फेनोमेना है जो कभी भी चेंज हो जाता है और इसलिए आप एक पर्टिकुलर समय पर एक पर्टिकुलर जगह के लिए उस वेदर टर्म को यूज़ करते हो। जैसे कि अभी का वेदर सनी है, हो सकता है आने वाला 1 घंटे बाद वेदर रेनी हो जाए। लेकिन आप क्लाइमेट को यूज़ नहीं करते इस टर्म में। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे अपने दोस्त से कि अभी का क्लाइमेट बहुत गर्म हो रहा है, आप वेदर को यूज़ करोगे। क्योंकि क्लाइमेट इज अ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर एज लॉन्ग एज 30 ईयर्स। जहाँ पर वेदर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बोलते हैं, वहीं पे क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन को बोला जाता है और इसका एवरेज जो हम निकालते हैं आमतौर पे वो 30 साल का होता है। यानी कि किसी जगह पर पिछले 30 सालों में एवरेज क्या कैसा वेदर रहा है, ठंडा रहा है या गर्म रहा है। अगर एवरेज ठंडा रहा है तो हम उस पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट को ठंडा बोलते हैं। जैसे कि शिमला में भी गर्मी पड़ती है, बट शिमला का क्लाइमेट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे शिमला इज़ अ कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया। जैसलमेर में भी ठंड पड़ती होगी, लेकिन जैसलमेर में अधिकतर समय पर गर्मी पड़ती है, इसलिए जैसलमेर के क्लाइमेट को हम हॉट बोलेंगे, ना कि ठंडा। तो इस बेसिक डिफरेंस को समझने के बाद आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वेल, इस फैक्टर्स को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा धरती के हीट जोन के बारे में समझिए। लेट्स सी कि ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा इक्वेटर, राइट। और ये है हमारा सन। नाउ सन की जो रोशनी होती है, सर की जो हीट होती है, वो धरती के सरफेस पे पड़ती है, उसे इंसुलेशन कहते हैं। और सन की जो हीट होती है, जो आ, उत्सर्जित करता है, वो जब रिलीज करता है उसे रेडिएशन कहते हैं। नाउ सन की जो रेज होती है वो धरती के सभी पार्ट पे इक्वल रूप से नहीं पड़ती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। कहीं ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की रोशनी टेढ़ी पड़ती है, कहीं ऐसी जगह भी जहाँ पे सूरज की रोशनी 6 महीने में बिल्कुल नहीं पड़ती और अगले 6 महीने में पड़ती भी हैं तो वो ऊष्मा जनरेट नहीं कर पाती, वो गर्मी को जनरेट नहीं कर पाती। तो अगर आप धरती के हीट जोन को डिफाइन करेंगे तो धरती पे इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के दोनों तरफ एक ऐसा जोन क्रिएट होगा जहाँ पर सूरज की किरणें स्ट्रेट पड़ती हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर सूरज की किरणें स्ट्रेट पड़ेंगी, तो यहाँ का क्लाइमेट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा। अब आप डिस्कस कीजिए कि इस जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास सूरज की जो किरणें हैं वो स्लैंट पड़ेंगी, मतलब टेढ़ी पड़ेंगी, वो सीधी नहीं पड़ेंगी। सीधी ना पड़ने की वजह से ये जो
पर्टिकुलर जोन है, इस जोन पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि इस जोन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहाँ पे ना ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें स्लैंट हो रही है। तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो ना बहुत ठंडा होगा ना बहुत ज़्यादा गर्म। तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो मॉडरेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर धरती की इस हिस्से की बात करें, इस हिस्से पर धरती जो है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है। जो आप यूजुअली ज्योग्राफी में डायग्राम देखते हो, धरती वैसी सीधी नहीं होती, वो स्लैंट होती है। स्लैंट होने की वजह से सूरज की किरणें यहाँ पर सिर्फ 6 महीने के लिए पड़ेगी, अगले 6 महीने बाद यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ पर धरती पर वो हिस्सा आ जाता है जहाँ पर सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं पा रही है 6 महीने तक, और अगले 6 महीने पे पहुँच तो रही है लेकिन वो हीट जनरेट नहीं कर पा रही, सिर्फ रोशनी जनरेट कर पा रही है। तो इस हिस्से का क्लाइमेट आपको क्या लगता है कैसा होगा? पहली बात तो इस हिस्से में फ्लोरा नहीं होगा, पूरा बर्फ होगी, और यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीमली ठंडा। तो ये जो जोन आप देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट है, आई एम सॉरी फॉर माई बैड डायग्राम, बट ये जो जोन है इस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, जहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ये जो जोन देख रहे हैं आप ऊपर और नीचे, ये जो जोन है जहाँ पे सूरज की रोशनी टेढ़ी पड़ रही है, इस जोन को टेम्परेट जोन कहा जाता है। और ये जो जोन है ऊपर और नीचे जहाँ पे अत्यधिक ठंड है, इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। नाउ आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि इस जोन के अकॉर्डिंग जो भी शहर, कंट्री इस जोन में लोकेट होंगे उसका क्लाइमेट इसी जोन के अकॉर्डिंग होगा। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, इस धरती के हिस्सों को अगर हम एंगुलर डिस्टेंस से नापे जाए तो इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं जो क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है तो वो फैक्टर है लैटिट्यूड। नाउ लैटिट्यूड का मतलब होता है धरती के सेंटर से जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। नाउ लैटिट्यूड पहला फैक्टर इसीलिए, लैटिट्यूड पहला फैक्टर इसलिए क्योंकि अगर इस धरती के अलग अलग जोन पे कोई भी शहर मौजूद होगा, लेट्स से कि कोई शहर यहाँ पर मौजूद है, तो उसका जो लैटिट्यूडिक, उसका जो एंगुलर डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये शहर कौन से जोन में आता है, ये शहर आता है टेम्परेट जोन में। तो इस शहर का क्लाइमेट कैसा होगा? मॉडरेट। इस एंगुलर डिस्टेंस के हिसाब से अगर कोई शहर यहाँ पर मौजूद होगा तो उसका क्लाइमेट कैसा होगा? उसका क्लाइमेट होगा हॉट। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लैटिट्यूड पे अगर कोई शहर या कोई कंट्री बसी हो तो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, अकॉर्डिंग टू हीट जोन ऑफ अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, उसका क्लाइमेट डिसाइड होता है। तो ये पहला फैक्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं, वो दूसरा फैक्टर कहलाता है ऑल्टीट्यूड। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टर्म ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई। अगर कोई शहर समुद्र तल से जितना ऊपर होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो ट्रोपोस्फियर होता है, अगर वो कोई जोन, आई मीन कोई कोई जगह उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की लेयर में है, और जैसे जैसे उसका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उसका जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता जाएगा। कितने पर कितना होगा? लेट्स से कि अगर हम 66 मीटर पे ऊपर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑल्टीट्यूड ऐसे फैक्टर का अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई शहर है, वो जिस ऊंचाई पे बसा होगा, जैसे जैसे 66 मीटर पे ऊपर जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा।
तो इसलिए जो शहर ऑल्टीट्यूड पे बसे होते हैं, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे बसे होंगे, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन उसके अकॉर्डिंग सेट होगी। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ से हमें एक चीज़ और पता कर चलती है कि चाहे दो शहर एक ही लैटीट्यूड पे बसे हों, लेकिन अगर एक शहर का ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है तो सेम लैटीट्यूड पे बसे होने की वजह से भी, राइट, सेम लैटीट्यूड पे बसे होने के बावजूद उस दोनों शहर के टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि वो शहर हालांकि एक ही लैटीट्यूड पे बसे हों, लेकिन उसका ऑल्टीट्यूड अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल माउंट आबू एंड उदयपुर। माउंट आबू उदयपुर से ऊपर की तरफ बसा हुआ है, सेम लैटीट्यूड पर है, लेकिन ऑल्टीट्यूड अलग अलग है। तो उदयपुर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होगा, लेकिन माउंट आबू का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होगा, राइट। शिमला और चंडीगढ़, शिमला और चंडीगढ़ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो देखा जाए तो शिमला और चंडीगढ़ एक ही हीट जोन पे बसे हुए हैं, लेकिन शिमला का क्लाइमेट चंडीगढ़ से ठंडा है, क्योंकि शिमला चंडीगढ़ से हायर ऑल्टीट्यूड पे बसा हुआ है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई दो शहर सेम हीट जोन पे हो सकते हैं, सेम लैटीट्यूड पे हो सकते हैं, लेकिन उनके क्लाइमेट अलग अलग हो सकता है अगर उनका ऑल्टीट्यूड अलग अलग है। तो ये सेकंड फैक्टर था। आओ नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं हम। तो पहला फैक्टर था लैटीट्यूड, दूसरा फैक्टर था ऑल्टीट्यूड, तीसरा फैक्टर है जो क्लाइमेट को बहुत हद तक अफेक्ट करता है इंडिया में स्पेशली, वो है डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग, जो शहर ओशियन के आसपास बसा होगा उस शहर का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा मॉडरेट होगा। क्यों? लेट्स डिस्कस। आपने पानी का भरा एक बर्तन लेना है और एक रेत से भरा हुआ बर्तन लेना है, उन्हें आप गैस पे चढ़ा दीजिए या फिर आप उसको गर्म होने के लिए रख दीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि पानी से पहले रेत गर्म हो जाएगी, फिर आप उसको आँख को बंद कर दीजिए, गैस स्टोव को बंद कर दीजिए और फिर उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि रेत पानी से जल्दी ठंडी हो गई है। तो रेत और पानी के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये कि रेत पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और पानी से ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। पानी को गर्म और ठंडा होने में टाइम लगता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर शहर ओशियन के किनारे बसा होगा तो उस शहर पर और ओशियन पे सूरज की किरणें समान रूप से गिरेगी। तो पहले गर्म कौन होगा? ऑफ कोर्स पहले लैंड गर्म होगा। तो दिन में जब लैंड गर्म होगा, तो जैसे वो लैंड गर्म होगा उसका प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा और ओशियन का प्रेशर उस समय कंपैरेटिवली हाई होगा। तो ओशियन से करंट शहर की तरफ आएंगी और दिन में शहर को ठंडा रखेंगी। तो दिन में वहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी, राइट। शाम होते होते जब सूरज की किरणें ठंडी होना स्टार्ट होगी तो लैंड तो अभी हीटअप हो चुका है, ओशियन भी हीटअप हो चुका है। अब इन दोनों में से ठंडा पहले कौन होगा? ऑफ कोर्स लैंड पहले ठंडा हो जाएगा। तो जब लैंड शाम को ठंडा हो जाएगा तो रात का जो टेम्परेचर है, राइट, वो ओशियन से आने वाली जो हवा है वो वापस रिवर्स हो जाएगी और रात का जो टेम्परेचर है वो अप हो जाएगा, यानी कि रात को ठंड नहीं होगी। तो दिन में गर्मी नहीं है, रात को ठंड नहीं है, टेम्परेचर मॉडरेट है, क्योंकि ओशियन ने सुबह के समय पर जो ओशियन से लैंड की तरफ हवा चलती है उसे ठंडा रखा और बाद में जब ठंड हुई शाम को, तब लैंड से जब ओशियन की तरफ हवा चली उसने शहर को गर्म रखा। नाउ इस चीज़ को अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। अब एक ऐसा शहर इमेजिन कीजिए जहाँ पर ओशियन नहीं है, सिर्फ रेत और पत्थर है। सुबह से शाम को जब सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी उस शहर पर तो वो शहर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और जैसे ही शाम को सूरज की किरणें पड़ना बंद हो जाएंगी वो शहर का टेम्परेचर बहुत जल्दी डिप हो जाएगा। इसे डाययूनल टेम्परेचर भी कहते हैं। जैसलमेर में अगर आप जाएंगे सुबह तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, लेकिन रात होते होते वही टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो सुबह आपका टेम्परेचर एक्सट्रीम गर्म होगा, शाम का टेम्परेचर
हो सकता है एक्सट्रीम ठंडा भी हो जाए। लेकिन अगर आप बॉम्बे जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि टेम्परेचर का वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी फैक्टर हो सकता है, बट सर्दी और गर्मी वहाँ पर आपको महसूस नहीं होगी। तो जो शहर ओशियन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे बसा होगा, उस शहर का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। और अगर कोई शहर ओशियन के किनारे बसा है तो कॉन्टिनेंटल वेदर होगा, मतलब ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंड पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेशन कवर। स्टूडेंट, जब किसी लैंड एरिया पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा होता है तो फ्लोरा क्या करता है, सूरज से आने वाली बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। इस हीट को अब्जॉर्ब करने की वजह से जो लैंड का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो हीटअप नहीं होता, तो वहाँ के जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ पर बहुत ही कम पेड़ पौधे हों, बहुत ही कम वेजिटेशन कवर हो, तो वहाँ का जो हीट का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ पौधे नहीं है। तो वहाँ की लैंड पे स्ट्रेट हीट पड़ेगी और वहाँ की लैंड का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियन करंट के बारे में। ना ओशियन करंट वो करंट्स होती हैं जो ओशियन से लैंड की तरफ चलती हैं। अगर कोई एक ऐसा ओशियन है जो ठंडी जगह पर है तो वहाँ से चलने वाली जो ओशियन करंट है वो उस पर्टिकुलर जगह को हमेशा ठंडे रखेंगी। इसी वजह से कनाडा के तरफ जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से कनाडा का अधिकतर जो समय पर टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। इसके विपरीत मैं आपको बता देता हूँ, कनाडा के पास में लैब्राडोर करंट चलती है जो बहुत ही ठंडी करंट मानी जाती है। इसकी वजह से कनाडा का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा है। बट नॉर्वे के क्लाइमेट की अगर बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में होने की वजह से जो गर्म हवा नॉर्थ अटलांटिक ओशन से नॉर्वे की तरफ चलती है, तो नॉर्वे का जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, क्लाइमेट होता है, वो कंपेरेटिवली हॉट होता है। तो ओशियन से चलने वाली करंट यानी ओशियन से चलने वाली हवाओं जब लैंड तक पहुंचती है, वो हवाएं उस लैंड के टेम्परेचर को, क्लाइमेट को, वेदर को बहुत हद तक अफेक्ट करती हैं। तो ये था हमारा ये थे हमारे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारे क्लाइमेट और हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हद तक अफेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम हवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, एयर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे और उन हवाओं से होने वाले प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।